नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है काफी महीनों से चल रहा है। आज इनको 129वां दिन हो चुका है। हमारे साथ हैं शीश राम यादव जी, जो कि एडवोकेट भी हैं वर्तमान और पूर्व सैनिक रह चुके हैं। और बताना चाहूंगी सर का डेस्टिनेशन और भी है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से हैं सर। सर आप लोगों को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 129वां दिन हो चुका है, लेकिन सरकार के समक्ष कोई भी नुमाइंदा आपकी सुध-बुध लेने नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एक एडवोकेट भी हैं। जी, 20 फरवरी से हम बैठे हुए हैं धरने पे। आज 129वां दिन आज, और हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण से, डिसिप्लिन से, लोकतांत्रिक तरीके से धरना दिया है। और हमारी जो स्ट्रेटजी है, पूरी प्लानिंग से हम चल रहे हैं। हमने 3 अप्रैल को जितने डीएम है पूरे इंडिया में सभी को ज्ञापन दिया था, और वो ज्ञापन दिया था माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम, और वहाँ से उनने वो डिस्पैच भी किए, हमारे को रिसिप्ट भी लिए। उसके बाद हमने 30 अप्रैल को सभी सांसदों को, राज्यसभा लोकसभा को, पूरे देश में जो भी हमारे सैनिक संगठन है जिस क्षेत्र में, उनने अपने सांसदों को ज्ञापन दिया है, और उनका भी हमारे पास एक्नॉलेजमेंट है। और मैंने ज्ञापन दिया था गुड़गांव से लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत जी को, और उनने वो रक्षा मंत्री जी को भेजा है। उसका लेटर भी मेरे को एक्नॉलेजमेंट आया कि आपका जो ज्ञापन था हमने रक्षा मंत्री को भेज दिया। उसके बावजूद मैं 5 जून को फिर माननीय सांसद महोदय से मिलने गया उनके कैंप ऑफिस पे, और उन्हें आश्वस्त किया कि आने वाले लोकसभा के सत्र में आपका ये मुद्दा जरूर उठाएंगे जुलाई में। और हमें भरोसा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, और हमारा सारा ये शांतिपूर्ण ढंग से है। जितने लोगों की परमिशन दी गई हम उतने ही आते हैं, और अनुशासन, हम फौजी हैं, पूर्व फौजी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के यहाँ बैठे, हम अनुशासन में रह के ही काम करेंगे। हम कोई भी कानून नहीं तोड़ेंगे देश का, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी सेना और पूर्व सैनिक के लिए बदनामी का काम हो। सर, चूंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, इतने महीने हो चुके हैं, कहीं तो जिस तरीके से OROP 2 आप लोगों को मिलना चाहिए था, कहा जा रहा है कि अफसर लोगों ने इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। क्या लगता है कि सर अगर हम कानूनी दांवपेच देखें तो इसमें क्या हो सकता है सर? क्या ये सही था या फिर गलत था? अगर गलत है तो फिर कानूनी रूप से कैसे इसको हक जो है सैनिकों का मिलना चाहिए? OROP की बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। 1971-72 तक जवान जो भी आते थे उनको 75% पेंशन थी, और जो फौज में स्पेशली सिपाही, हवलदार, नायक से जैसे प्रमोशन होता 14, 17, 18 जो भी है 22 साल तक वो आ जाते हैं। अगर 16 से 18 की उम्र में भर्ती होते हैं तो उनकी 34 से 38 साल उम्र होती है, और अधिकारियों को 58 साल तक की सर्विस मिलती है। तो अधिकारी जो रिटायर आते हैं वो पूरी सर्विस करके आते हैं। जवान को 14 साल में अगर भेज दिया जाता है, उसकी 30-32 उम्र है, तो उस टाइम ये 75% दिया जाता था। बाद में इसको कम करके 50% कर दिया गया। फिर ये मुद्दा उठा, तब ये आश्वस्त किया गया था कि जो लास्ट रिटायर होंगे आपके साथ, 1 रैंक 1 पेंशन, सेम लेंथ ऑफ सर्विस और सेम रैंक में आपको उसको बराबर करते रहेंगे। 1974 से मुद्दा चला आ रहा था, और जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई तो पर्रिकर साहब रक्षा मंत्री थे, जेटली साहब, और इनकी सरकार ने प्रयास किया, और कुछ हद तक OROP 1 का एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते 1 रैंक 1 पेंशन, पर काफ़ी हद तक ये चीज़ें ठीक हो गई थी। परंतु अब जो ये OROP 2 का जो सर्कुलर आया है, 2019 से लागू हुआ है, हर एक 3 साल में बराबर होना था, वो भी सरकार ने नहीं किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी कि 3 साल के बाद जब आपने ड्राफ्ट में बोला है कि ये करेंगे कानून में, तो आपने क्यों नहीं किया? तो ये 1 जुलाई 2019 से लागू था। इसमें क्या हो गया, जो OROP 1 में जो बेनिफिट्स मिले थे, OROP 2 में उसमें से कट कर दिए गए। इसमें प्रीमैच्योर बोलते हैं, जो पूरी नौकरी करके ना आए। और अभी क्या हो रहा है, कोई 28 साल नौकरी कर रहा है, और उसका मान लीजिए आपका जुलाई में रिटायरमेंट है, और उसको जून में कहीं नौकरी मिल जाती, तो वहाँ से डिपार्टमेंट से, रेस्पेक्टिव डिफेंस डिपार्टमेंट से उसको NOC मिल जाती है कि आप ज्वाइन कर सकते हो बाहर नौकरी। क्योंकि 1 महीने बाद जा रहे हो तो आपको NOC दी जाती है, वो बाहर मेट्रो में या किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में नौकरी कर लिया। अभी क्या हुआ, OROP 2 में ऐसे जो केसेस थे,
OROP 1 में तो उनको दिया गया बेनिफिट और अब वो बेनिफिट काट दिया गया है। ये एक तो रोष का बहुत ज्यादा रोष है। कुछ है जो सिपाही, नायक, हवलदार और इक्वलेंट रैंक सेना में उन तक 2 से 3 हजार रुपए की वृद्धि हुई है। जैसे JCO रैंक बोलते हैं जूनियर कमिश्नर, उसमें फिर 1000, 800, 700 रुपए। और ऑनररी जो मानक पद दिए जाते हैं, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट और इक्वलेंट सर्विसेज, उसमें क्या हुआ कि ये बेसिक कम कर दी है। 150, 200, 300, 600 रुपए तक कम हो गई है। हालांकि पे प्रोटेक्शन है, उनको काटा नहीं जाएगा, पर जो एग्जिस्टिंग जो बेसिक पे है उससे भी 500-600 रुपए कम हो गए हैं। इसका इम्पैक्ट आगे जो वेतन आयोग या आएगा उसमें पड़ेगा। तो लोगों में ये रोष है कि रैंक 1 पेंशन में हमें बढ़ना चाहिए, उसके बावजूद ये कम हो गया है। दूसरा फर्क क्या है, जो जवानों की है वो 14 से 18% तक वृद्धि है और JCOs में जो है वो जाके नेगेटिव फिगर हो जाती है। अधिकारियों की ये 32 से लेके 38-39% तक बढ़ी है। तो ये रोष है कि जब अधिकारियों के 38% बढ़ गई तो जवानों के 38% क्यों नहीं बढ़ाएगी। ये कुछ विसंगतियां हैं। ये डिफरेंट काफी है, हाँ जी। जो कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आप लोग आपके पक्ष में ही शायद। जी, हमारा MSP का है, मिलिट्री सर्विस पे का चल रहा है। जो जवान है, जोखिम अलाउंस है। जवान जो बॉर्डर पे है, कारगिल में, जो बिल्कुल वार पे, फ्रंट पे, बॉर्डर पे, उनको जोखिम का भत्ता 5000 कुछ रुपए मिल रहा है। और जो हमारी नर्सिंग स्टाफ है उनको 10,000 और अधिकारियों को 15। तो हमें है कि जान तो सबको बराबर है। कोई भी अगर शहीद होता है तो सबकी जान अपने परिवार के लिए उतना ही महत्व रखती है। तो जो नर्सिंग स्टाफ है जो करीब 100-200 किलोमीटर बॉर्डर से पीछे बैठे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको जोखिम कम है। हाँ ठीक है, उनका कार्य सराहनीय है, इलाज करते हैं, सब कुछ है। पर तो जो जवान बॉर्डर पे पाकिस्तान से 10-20 किलोमीटर दूर बैठा अपनी छाती पे गोली खाता है, उसको तो आधा भत्ता है। और वो जो नर्स वहाँ इलाज के लिए, उसका डबल है। कोई भी फील्ड में उसका रिस्क ज्यादा है, उसको तो आधा दिया जा रहा है। जो हॉस्पिटल में बैठे उनको डबल है। तो ये भेदभाव सबका बराबर किया जाए। सर, ये जो भेदभाव आप लोग बता रहे हैं, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये जो कमेटी बैठती, जो भी है, पे कमीशन हो या दूसरा रिवीजन, MOD के होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं और डिफेंस के ऑफिसर्स भी होते हैं। जवानों का भी नाम के लिए रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, पर उनका सुना नहीं जाता, उनको साइड में बैठा दिया जाता है। इसलिए जो रिप्रेजेंटेशन है जवानों का स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी जब पूर्व सैनिक हैं, इनमें बहुत लोग सक्षम हैं, कुछ कंपनियां चला रहे हैं, कंपनियों के CEO हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में एडवोकेट हैं जिनको इस फील्ड का बहुत नॉलेज है। तो हम चाहेंगे गवर्नमेंट आगे जो भी फैसला ले, हमारी एक्स सर्विसमैन की पेंशन के लिए तो हमारा का रिप्रेजेंटेशन, हमारी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है, उसके तहत हम जिसको भी वो नॉमिनेट करें, उस बंदे की भी वो पक्ष सुना जाना चाहिए। तो हम जस्टिफाई बता सकते हैं। अभी एक पक्ष सुनोगे आप, अधिकारी बैठा हुआ अपना पक्ष सुनाएगा, वो जवान को बताएगा हम उसके वेलफेयर के लिए बैठे, पर जब बात आती है उनको पैसे देने की तो उसके लिए नहीं। मोटिवेट कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, बेटा अच्छा है, पर जब पैसे की देने आती है तो पैसे अपनी तरफ होते हैं, बेटे को लॉलीपॉप दे दिया जाता है। तो ये हमें है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हो। सेना में सर्विस कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, बट एक्स का जो हमारा है, हमारा संगठन है, हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बना, इतने संगठन मिले हैं। 9 अप्रैल से हमने FUA बनाया है। इसमें एक से एक इस सब्जेक्ट के बहुत बड़े ज्ञाता लोग बैठे हैं और वो पूरा सारा ज्ञान रखते हैं। जब से OROP शुरू हुई है, किस टेबल में क्या होना चाहिए, तो उनसे हेल्प ले सकती है सरकार। अब भाई आप बताइए इसको हम किस तरीके से करें और हम बैलेंस बनाएं। किसी को क्या मिल रहा है, हमें इतना दुख नहीं है। हमारे साथ ना इंसाफी है, कम दे दो पर जस्टिफाई करो कि ये किस वजह से दिया गया। ये नहीं एक बार दे दिया और उसी को फिर छीन लिया। किसी को कोई हक मिल गया, नहीं मिला तब तक हम चुप हैं, मिल गया और उसके बाद उसको छीन लिया जाता है। जैसे अभी प्रीमेच्योर का ORP 1 में दे दिया, अभी छीन लिया, तो उससे और रोष बढ़ता है। तो ऐसे कोई कदम ना उठाए जिससे पूर्व सैनिक उनका मनोबल कम हो। पूर्व सैनिक है, अभी जो सेना में जो जवान काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको भी दिख रहा है कि हमारा भविष्य आगे क्या है। हमारे पूर्व सैनिक जंतर मंतर में बैठे हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो कल रिटायर हों, वो यहाँ बैठे। तो उससे पहले हम चाहते हैं सरकार ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखे, कोई भी पे कमीशन हो, वेतन आयोग, OROP डिसीजन में उसका रिप्रेजेंटेशन हमारे एक्स सर्विसमैन के भी नुमाइंदों को रखें, ताकि ऐसा भविष्य में हम नहीं चाहते अगली पीढ़ी जो हमारी रिटायर होके आए वो हमारी तरह यहाँ जंतर मंतर पर बैठी रहे। सर, ये भी कहा जा रहा है ना कि सरकार ने तो अपनी तरफ से दिया है, हाँ। लेकिन कुछ अफसर्स हैं जिन्होंने इस चीज को जो है गड़बड़ की है। देखो कहीं भी देखो, कोई भी बैठा है, मैं अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे हूँ तो मैं अपना लेवल देखूंगा, भाई ये मेरे लिए ठीक है। हो सकता है उनको डिटेल्स में इतना नहीं मालूम हो,
जो भी बंदे बैठे हैं उनको बता दिया जाता है कि टमाटर ये फार्मूला है जी, ये लगा दी। इसमें पीसीडीए हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर हो या एमओडी हो, हम ये नहीं कहते हो सकता है सब्जेक्ट का इतना नॉलेज ना हो। आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप बोलते हैं आप मेडिकल स्पेशलिस्ट पे जाओ, हार्ट स्पेशलिस्ट। एक लेमैन डॉक्टर क्या करेगा, जनरल फिजिशियन दवाई दे देगा, फर्दर डिजीज है तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। तो हम कहते हैं कि आगे कोई भी चीज है हमारे पास स्पेशलिस्ट है उसके, वो बताएंगे इस फार्मूले को कैसे सेम बजट में हम बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। इसको जो बजट अलोकेट हुआ उसी में बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उसमें कम से कम डिस्क्रिपेंसीज हो और हमारे जवान और ऑफिसर सभी के लिए फायदा और सभी खुश रहे। हमारे ये उद्देश्य आप ये कहना चाहते हैं कि एक विशेषज्ञ जो है इसमें उसके समक्ष चीज जी। होनी अब हम एक्स से हम देखो, जिसको काटता है उसी को पता है। बिल्कुल सर। मेरे को कांटा चुभेगा तो मुझे दर्द फील होगा ना। तो जिनको हुआ उनको, अब वो तो बैठे हैं उनको अच्छा बढ़ गया, 40,000 50,000 बढ़ गया। एक कर्नल रैंक का अभी 50,000 बढ़ गई है डी वगैरह लगा के, उनको क्या परवाह है। अब यहाँ जवान की हमारे नेगेटिव है, 0 भी बढ़ी है और 500 भी बढ़ी है और 3,000 तक बढ़ी है। तो लोगों को लगता है कि भाई हम आए हैं, वेटरन इज वेटरन। ठीक है, आप अधिकारी थे, शिक्षा अच्छे लिए आप बने हैं, तो एक फार्मूला तो हो गया, हमारी 10 बढ़े तो उनकी भी 10 बढ़ जाए। जैसे डीए सबके बराबर है, पहले क्या था डीए हायर रैंक पे कम मिलता था। मतलब ये लड़ाई जो है वो समानता की लड़ाई, बिल्कुल सभी को है। अब संविधान में हमें दिया गया समानता का अधिकार। हमें कहे कि आपको अगर 30% बढ़ रहा था, हमारा 30 क्यों नहीं, हमारे लिए हमने क्या बुरा किया है। अब ये धीरे धीरे क्या किया, सिस्टमेटिक वे से 5वें 6ठे वेतन आयोग में कि जो जवान है वो तो बाद में जो भी हेडेक होती है वो अफसर लोग लेते हैं। आप चेक कर लीजिए न्यूज में, बॉर्डर पे आप सबसे आगे कौन खड़ा है, जवान खड़े होते हैं। बीएसएफ है, फिर मिलिट्री है, राष्ट्रीय राइफल जो भी है। ठीक है, आपका लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, वो बॉर्डर पे जवानों के साथ रहते हैं। उसके फर्दर रैंक पीछे होते हैं। आप जीओसी ले लिए, जीओसी इंस्टीट्यूट, वो आपके जैसे जैसे हायरार्की है, वो अपना ऑफिस यहाँ होगा, कोर में बैठा होगा, वो बैठे। तो मेन युद्ध पे जहाँ पे गोली लगनी सबसे आगे कौन है, जवान खड़ा है ना। ठीक है, व्यवस्था है, हायरार्की है, कंट्रोल करने के लिए सारी व्यवस्था चाहिए, मैं उस सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। पर जब कोई चीज देने की बात आती है तो जब वो बोलते हैं भाई मेरे कर्नल, मेरी रेजिमेंट, मेरा कुछ है, तो जब देने के लिए बोला मेरे जवान है, पहले इनको दो, बाद में मेरे को मिलना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, पहले मुझे दे दो, बचेगा तो इनको दे दो। अभी जो टोटल बजट है उसका 85% 3% अधिकारियों को गया है फंड का, 85%, और 15% या 18 लगा लो, वो 97% जो अदर रैंक्स हैं या वो हैं फौजी, इनको आया है। अब देख लीजिए कितना बड़ा हो गैप है। मैं ये भी कहना चाहूंगी सर कि यहाँ पे जो संख्या बिल दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। हमें सरकार तो संख्या बल देखती है सर, देखिए कोई भी चीज होती है अगर सरकार हमारे काफी संख्या में आ रहे थे यहाँ पे, रेसलर्स का वो चल रहा था आंदोलन। उस रात को जब संसद भवन का उद्घाटन था उस दिन उनको भी अरेस्ट किया गया, हमारे बंदों को भी अरेस्ट किया। फिर उसके बाद हमें परमिशन दी गई 10 से 15 लोग आप रह सकते हैं और 10 से 3 बजे तक रह सकते हैं। तो हम बिल्कुल कानून के हिसाब से चल रहे हैं। कभी कभी हमारे दूर से पंजाब से, उत्तराखंड से आ रहे हैं, कल बागपत से आए, आज बॉम्बे से आ गए, झारखंड से आ रहे हैं, तो हम मना थोड़ी कर सकते, हम अपना मेंटेन कर रहे हैं। अभी हम गुड़गांव का ग्रुप हम देख रहे हैं, भाई ज्यादा नहीं, कोई गलत तत्व नहीं आए। कुछ लोग आते हैं हम उनको पकड़ देते हैं, कुछ आए हैं जी हम पॉलिटिक्स हम ये करेंगे, स्पोर्ट हमें नहीं चाहिए। भीम आर्मी के अभी कोई आए थे, बोले हमें ये समर्थन, हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए, हम सक्षम है, अपनी लड़ाई हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। संख्या बल की जरूरत पड़ेगी। 2 जुलाई को हमारे राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक हमारा, और 2 जुलाई को हमारी भूख हड़ताल है, जितने भी डीएम डीसी के ऑफिस है उनके सामने संडे को। और उसके बाद हमारा 15 से 22 तारीख तक हम जितने सांसद उनको याद दिलाएंगे, कभी सत्र शुरू हो रहा, आप हमारी आवाज उठाइए। 23 को हमारा फिर धरना है यहाँ पे, जितना भी परमिशन मिलेगा उसके, और उसके आगे 23 जुलाई को हमारा फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा, हम विशाल होगा। और उसके बाद हम अपनी आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे। हमारा है कि गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंचाएं और दबाव भी बनाएं। ये नीति हमारी वो भी है, शांतिपूर्ण प्लस दबाव बनाना जरूरी है, नहीं तो वैसे बैठने से कोई नहीं सुनता है। तो हमने डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, सांसद को, सभी को भेज चुके हैं, सबका ज्ञापन मिल चुका है। तो सबको, डिपार्टमेंट को मालूम है ये चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। अभी सेशन शुरू होगा, सबने यही आश्वस्त किया है कि मानसून सत्र में आपका मुद्दा उठाएंगे, तो हम इंतजार कर रहे हैं। 23 तक, 18 को शायद सत्र शुरू है, 23 तक हम बोलेंगे नहीं उठाया तो सर आपने नहीं उठाया मुद्दा, फिर हम आवाज वो अपनी बुलंद करेंगे। उसके बाद सरकार फिर नहीं जागी तो फिर आगे और बुलंद करेंगे और लेवल पर करेंगे। ऑल ओवर इंडिया से हम आ सकते हैं, लाखों सैनिक इकट्ठे हो सकते हैं। हम नहीं चाहते कि व्यवस्था खराब हो, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो और लोगों को परेशानी हो। कुछ कहना चाहेंगे मैसेज? मेरा सरकार से, माननीय रक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश है
कि ये जो फौजी जवान पूर्व सैनिक यहाँ बैठे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों सेनाओं के, इनकी मांग जरूर पूरी करें। 20 फरवरी से बैठे हुए हैं, आज 129 दिन हो गए। हमारे सब्र का इंतजाम ना लें और इस पे कार्रवाई करें। हम अनुशासित पूर्व सैनिक है, कोई भी हम गलत काम नहीं करेंगे, पर सरकार से हम आश्वासन चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का हमारा हल निकालें। जय हिंद। जय हिंद।